ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम क्या है तुमको बताइए, मैंने पहले बता रखा। एटम क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल। जैसे ये एटम क्या है? एटम इंडिविजुअल। और ये मिलकर क्या बना रहा है? H2। क्या बना रहा है? H2 एटम एटम मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बना गया। तो एटम कैसा पार्टिकल है? इंडिविजिबल पार्टिकल। कैसा है? इंडिविजिबल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? इंडिविजिबल। और दूसरा क्या नाम हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम एंड इट्स इंडिविजिबल। इट्स इंडिविजुअल। जो डिवाइड नहीं हो सकते, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे ये पेन है, इसको मैं डिवाइड करूँ है कि एक स्टेज ऐसी आ जाए जिसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकूँ। जैसे चौक है, चौक को मैं डिवाइड करूँ और एक स्टेज ऐसी आ जाए जिसको मैं डिवाइड और नहीं सकूँ, तो उस टाइप की स्टेज को अपन क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। ये तो तुमको पता ही है एटम में क्या होता है। अब जैसे एटम, ये ओ एक ओ दूसरा ओ से मिलकर क्या बना रहा है? O2। तो ये जो है वो मॉलिक्यूल बना है। क्या बनाया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। याद हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स वो है जो एटम से मिलकर बने। कैसे मिलकर बने? एटम से। अब ये सिमिलर एटम्स। ये कैसे एटम्स है? सिमिलर एटम्स। ठीक है, अब सिमिलर और डिसिमिलर एटम भी मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे एग्जांपल H2 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना? H2। क्या बना? H2। क्या बना? ये H2। ये याद रखिएगा। तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मिलकर किस एटम से बस? तो ये डिसिमिलर एटम्स हो गए, है ना। ये हमको ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। एटम एटम तो जो रिएक्शन में जो छोटी जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो कौन है? एटम। एटम। तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटर्स होंगे छोटे, रिएक्शन किसी भी, तो वो कौन होंगे? छोटे पार्टिकल। एटम पार्टिसिपेट करेगा। कौन करेगा? एटम। एटम। ये याद रखना, तुम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पता चल गया एटम और मॉलिक्यूल क्या डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब एटम के बारे में अगर कौन से साइंटिस्ट, जैसे फॉरेन साइंटिस्ट की बात की जाए तो डेमोक्रिटस और लूसिफस। क्या नाम है? डेमोक्रिटस और लूसिफस। ये नाम तो तुमको मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, ये अपना रिवीजन है। ठीक है, तो डेमोक्रिटस और लूसिफस जो फॉरेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि एट दिस स्टेज ऐसा स्टेज आ जाए जहाँ पर फर्दर डिवाइड नहीं हो सके सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एटम। ये किसने बोला? डेमोक्रिटस और लूसिफस। किसने बोला? लूसिफस। याद रहेगा। और जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे वो कौन थे? काकुदा कात्यायन एंड, याद है, महर्षि कनाड। महर्षि कनाड और काकुदा कात्यायन, उन्होंने किसका दिया था? एटम का दिया था उन्होंने। पर उन्होंने शब्द क्या रखा था? परमाणु। क्या रखा था? परमाणु। ये किसने दिया था ये परमाणु शब्द? काकुदा कात्यायन। किसने दिया था? याद रहेगा। काकुदा कात्यायन, याद रह जाएगा। ये किसने दिया था परमाणु शब्द? इंडियन साइंटिस्ट। किसने दिया था? जो फिलोसोफर थे, एक तरह से क्या थे? फिलोसोफर। इंडियन फिलोसोफर बोल सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हैं? इंडियन फिलोसोफर। याद रह जाएगा। ये एटम और मॉलिक्यूल। अब क्या मैंने आपको बताया था कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए? केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए रूल है कुछ, और इसलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एंटोनी लेवेनहॉफ। किसको? एंटोनी लेवेनहॉफ। किसको बोलते हैं? एंटोनी लेवेनहॉफ। हाँ, वो जोसेफ प्राउस्ट है, उसने रूल दिया था। क्या दिया था? रूल दिया था। क्या दिया था? रूल। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या दिया था? रूल, ये वाला। ठीक है, लवेजियर एंड जोसेफ प्राउस्ट ने क्या दिया था? केमिकल कॉम्बिनेशन रूल दिया था। क्या दिया था? केमिकल कॉम्बिनेशन लो। जोसेफ एल प्राउस्ट। है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था? याद रखना, प्राउस्ट एंड लवेजियर। किसने दिया था? प्राउस्ट एंड लवेजियर। याद रह जाएगा, लवेजियर। ये याद रखना, लवेजियर। क्या याद रखना? लवेजियर। प्राउस्ट एंड लवेजियर। किसका नाम है? जोसेफ प्राउस्ट एंड लवेजियर। ये इन्होंने दिया था। यहाँ पे याद रखना, गिवन बाय
जोसेफ प्राउस्ट एंड लवोइजियर, ये दोनों साइंटिस्टों के नाम याद रखना। तो पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, तुम्हारा एनसीईआरटी वाली बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल है वो। कैसे हैं? बड़े बड़े एग्जांपल। मैं तुमको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, याद आ जाएगा। जैसे उसमें एग्जांपल दे रखा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का क्या कह रहा है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास Neither be created and nor be destroyed. नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी Destroyed. destroyed. It means during reaction mass conserve, मास क्या रहेगा? Conserve. कैसे रहेगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना? 2H2। यहाँ पर H2 का मास कितना है? 2, तो 4 मल्टीप्लाई 1, आइटम कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4. तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितने हो गए मास हाइड्रोजन का? 4। 4. ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 16 कितने हो गए? 32। 32. समझे? तो दोनों यहाँ पर दोनों मिला के कितने हुए? 36. 36। तो यहाँ पर भी कितने होंगे? दोनों मिला के 36 होंगे। तो मास कंजर्व हुआ। हाँ. मतलब ड्यूरिंग आप बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मास कंजर्व रहा, है ना। कुल मिला के सिंपल लाइन ये भी बोल सकते हैं, रटी रटा लाइन नहीं बोलो। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मास ऑफ एलिमेंट इज कंजर्व। याद रखिएगा, जो मास जो एलिमेंट का है वो क्या रहेगा? कंजर्व है। ये शॉर्ट में लिखा मैंने, पता चला। शॉर्ट में अभी बताया आपको कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट में, और ये वाला जो पार्ट होगा एरो की इधर वाला, उसको क्या कहेंगे अपन? रिएक्टेंट। और इधर वाला पार्ट क्या होगा? प्रोडक्ट। तो दोनों में जो मास रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कंजर्व। वो अपनी भी लाइन बनानी है, ये मेरे में गई लाइन, तुम्हारे को भी समझ के बनाना है कि बिफोर रिएक्शन, ये बिफोर कहलाएगा और ये आफ्टर रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिफोर रिएक्शन कहलाएगा और आफ्टर रिएक्शन कहलाएगा। राज, वंडरफुल। एनी डाउट इन योर लेसन? नो? आगे एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट चैप्टर ले आया, फर्स्ट वाली बुक। ना पेट पे आधा ही हुआ अभी तो डिवीजन अब पूरा रहता है डिवीजन हो जाएगा ना फिर पता चला यार? अब देखो ऐसे ऐसे देखो, इसका देखो, एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो CO2 का। CO2 कैसे बन रहा है? एक और एग्जांपल देख रहा हूँ, एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, ठीक है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, किसकी बात करें अपन? मास कंजर्वेशन। मास कैसे कंजर्व रहेगा? ये देखो भाई, CO2 भाई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? CO2। तो कार्बन का मास कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का मास 2 मल्टीप्लाई 16 कितना हुआ? ये 32 प्लस 12 कितना हुआ? ये कितना हुआ? 44। और यहाँ पर भी मास कितना होगा? 44। कैसे पता चला? 12 प्लस 32 आ गया। कार्बन का मास कंजर्व है क्या? कोई दिक्कत है? अब जैसे और किसी को बताऊं, जैसे CH4 कार्बन प्लस 2H2 क्या बनाया? CH4। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 12 4 कितना हुआ? 16। यहाँ पे भी 12 प्लस 4 कितना हुआ? 16। पता चला? कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा लो अपन, अब कौन सा ले लेते हैं? ये पहला था। सेकेंड लो क्या था? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा लो है ये? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा है? लो है ये। कौन सा लो है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा है? याद आ जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है? During chemical reaction, every element combined with another element in a fixed proportion से fixed ratio में participate, fixed ratio में वो बॉन्ड बनाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, लो लिखवाने की जरूरत है?
जो लिखवाने की जरूरत है कि बुक से लिख लो, सिंपल लाइन है। केमिकल रिएक्शन एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, है ना। एलिमेंट जो है, एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफाइनेट प्रोपोर्शन, डिफाइनेट प्रोपोर्शन। एलिमेंट जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस में रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन और O2, ठीक है, इसका प्रोपोर्शंस क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने हैं, एक मल्टीप्लाई 12, रेशो निकालोगे 2 मल्टीप्लाई 16, कितना आया 12, 32, काटो इसको कितना आएंगे, 3 की टेबल से कटेगा, 2 की काटो 6, इसका क्या हो गया 16, 3 और 1 आया रेशो। तो सी कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या लिखोगे यहाँ पर, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन फिक्स्ड proportion 3:8, 3:8, 3:8। क्लियर हुआ, पता चला यहाँ तक। अब देखो ये कैसे समझ में आया, ये देखो और ध्यान देना, रेशो होता है मैंने कि अगर ये CO2 है तो इसका रेशो भी क्या आएगा 3:2 आएगा, और अगर यहाँ 2 CO2 आ जाए तो भी इसका रेशो कितना आ जाएगा 3:8। अगर मेरे को 5 CO2 तो भी इसका रेशो क्या आ जाएगा 3:8। नहीं समझ में आया तो देखो 5 CO2 ले लेते हैं, ठीक है, 5 कार्बन है तो कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 12, रेशो लिख दोगे यहाँ पर 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 16, 160, और ये कितना होगा 60। अब इन सबको काट लो, ये 30, ये 80, ये 15, और ये कितना हो जाएगा 40। अब 5 की टेबल से कट जाएगा, 3:8 आया, पता चला। आपने जो ये लिखा है इसका आपको कैसे पता कि ये 12 इसका 12 होगा, इसका 16 क्या आपने 5 का आपने लिख लिया इंटर 12 नहीं सर, आपने जो लिखा वो 12। अब ये क्या होता है, एटॉमिक मास है। ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन। तो कितना होता है 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो ऐसे पता होना चाहिए हमको, वो जो मैंने तुमको पहले सिखाया था ना एटॉमिक मास, तो उसका अलग से लिख के रखो, नहीं याद रहता है तो उसको रोज देखोगे, डे टू डे इसको याद हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ तक कोई दिक्कत पता चला। इसी तरह से तुमको रेशो निकालने हैं, निकाल पाओगे, हाँ ये रेशो निकालना है, ये होमवर्क दे देता हूँ, समझे, दे दूँ, दोनों दे देता हूँ, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख देना, ये मैंने लाइन लिखी ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये वाली लाइन लिखनी, पता चला, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, पता चला। कोई डाउट है, अब देखो तुम किसका रेशो निकालो, लो कौन से प्रोपोर्शन में अंदर में ही कार्बन है, हाँ ये बोला है ना, लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये रहेगा, ठीक है। अब तुम किसका निकालोगे, CH4 का रेशो निकालो। क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड प्रोपोर्शन, क्वेश्चन हो गया। पहले लिख देता हूँ मैं CaO, सेकेंड H2O, थर्ड CH4, फोर्थ NH3। इनका रेशो निकाल दो तो हमारा होमवर्क हो जाएगा, पता चला। कोई दिक्कत, यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसी की जगह में तुमको एटॉमिक मास वाला जो मैंने बताया था ना, अब यहाँ पे तो रेशो बताया अपन ने, ये देख लेना एक बार ताकि खत्म हो जाएगा। ये मैंने रेशो निकाला, अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, क्या निकालना हो, या फॉर्मूलर मास, तो इसको क्या कर देंगे, रेशो की जगह प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशो की जगह प्लस। जैसे मैं अभी इसका एग्जांपल 5 CO2 का लूँ, है ना, फाइंड मॉलिक्यूलर मास, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ 5 CO2। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 5 CO2
तो ये हो गया 5 कार्बन, 5 12 मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस आ जाएगा रेशो के लिए, क्या आ जाएगा? और ये 5 मल्टीप्लाई 2 कितना 10, तो 10 ऑक्सीजन हो गया, 10 मल्टीप्लाई 16, पता चला? 16 क्या है? 16 ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास। 10 क्या है? नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 12 क्या है यहाँ? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो गया तो नंबर ऑफ एटम कार्बन कितने हैं? 5, पता चला? इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया नंबर ऑफ एटम किसका? कार्बन का, और 12 क्या हो गया? एटॉमिक मास, पता चला? कोई दिक्कत है? तो ये से ये भी है, ये क्या हो गया? एटम नंबर हो गया, क्या हो गया? एटम नंबर हो गया किसका? ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन। और ये क्या हो गया? एटॉमिक मास ऑफ एटम, क्या हो गया? 500 एटम। किसका? ऑक्सीजन का। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? तो मैंने बताया था तुमको पहले, कितना था? ये देखो 60 प्लस 160 कितना हो गया? 0, बता कितना होगा? 30 220 प्लस 220 yes। पता चला? कोई दिक्कत है? तो ये एटॉमिक मास कैसे निकल जाएगा? रेशो की जगह पहले रेशो निकाल, पहले एटॉमिक मास सिखाया था ना, तो उसका रेशो कैसे निकाल, रेशो निकालना सिखा दिया मैंने, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए, इसका निकाल के यही दे दो, समझे? और इसी का मोलिकुलर मास भी निकाल देंगे साथ, पता चला? मीडियम। हाँ, बता लो।